स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इतिहास गवाह है प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लॉस्ट डेक्कन ग्लोरी। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, ज्यादातर लोग आज डेक्कन के ड्रामेटिक और वर्ल्ड चेंजिंग पास्ट से परिचित नहीं हैं। डेक्कन रीजन वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच के प्लेटो रीजन को कहा जाता है। इसके नॉर्थ में विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस हैं। विशाल और विविधता से परिपूर्ण इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में हमारी समझ शायद अधूरी है। जहां हम सिर्फ इंपीरियल मोमेंट्स को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, ऐसे इंपीरियल मोमेंट्स जिसमें हम सिर्फ उन नॉर्थ इंडियन एम्पायर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिन्होंने बाकी सभी रीजन्स पर अपना आधिपत्य जमाया। आज हमने इतिहास को सिर्फ कुछ ही डायनेस्टीज की दास्तान में सीमित कर दिया है। फिर चाहे वो 2nd सेंचुरी BCE के मौर्याज हों या फिर 3rd सेंचुरी CE के गुप्ताज। गुप्ता एम्पायर के एंड के बाद हम सीधे 12th सेंचुरी में टर्किश सुल्तान्स के अराइवल्स की बात करते हैं। उसके बाद मुगल्स, फिर ब्रिटिश और फिर इंडिपेंडेंस। ऐसे में हम इस डाइवर्स सब कॉन्टिनेंट के कई लोगों और रीजन्स के इतिहास को पूरी तरह से नजरअंदाज ही कर बैठते हैं। डेक्कन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसकी शुरुआत तब होती है जब 6th सेंचुरी AD में गुप्ता एम्पायर का एंड हुआ और ये लगभग 12th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत तक कंटिन्यू रहती है। आज हम आपको इन्हीं 600 सालों की डेक्कन की जर्नी पर लेकर जाएंगे, जो शायद हमारे इतिहास में सबसे मिसअंडरस्टूड है। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एम्पायर से जो इस दौरान प्रोमिनेंस में आए। डेक्कन एम्पायर्स बिटवीन 6th एंड 12th सेंचुरीज। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है डेक्कन की चालुक्य डायनेस्टी से, जो 543 CE में एस्टैब्लिश हुई। चालुक्य डायनेस्टी, इस डायनेस्टी को कर्नाटका की हिस्ट्री की गोल्डन एज भी कहा जाता है। वो चालुक्याज ही थे जिनके रेन में छोटे छोटे किंगडम्स की जगह एक बड़े एम्पायर ने ली। 7th सेंचुरी की शुरुआत तक इस डायनेस्टी के किंग्स ने अपने एम्पायर्स के बॉर्डर्स को एक्सपैंड किया और एक बड़े एम्पायर को एस्टैब्लिश किया जिसने ज्यादातर सेंट्रल इंडिया को कवर कर लिया था। इस डायनेस्टी के सबसे फेमस किंग थे पुलकेशन II, जो नॉर्दर्न इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट कॉन्करर्स में से एक हर्षवर्धन के अटैक्स को रोकने में सफल रहे। इनके रेन में ही चालुक्य एम्पायर अपने पीक पर पहुंचा। पुलकेशन की डेथ के बाद सक्सेशन की लड़ाई शुरू हुई और रॉयल हाउस के एक प्रिंस कुब्जा विष्णुवर्धन ने टेरिटरी के एक बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य जमा लिया, जिसके बाद एक और नए और बड़े एम्पायर का फॉर्मेशन हुआ। इसे हम ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। चालुक्यास की मेन डायनेस्टी का रेन 753 CE में खत्म हुआ। डेक्कन की अगली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है द राष्ट्रकूटाज। राष्ट्रकूटाज चालुक्य डायनेस्टी के ही एक फ्यूडेटरी यानी जागीरदार थे। इस डायनेस्टी को दांती दुर्ग ने 735 CE में एस्टैब्लिश किया और इस डायनेस्टी का ऑफिशियल रेन 753 CE में चालुक्यास को डिफीट करके शुरू हुआ। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने अपनी कैपिटल को आज के कर्नाटका के गुलबर्गा में सेटअप किया। चालुक्यास के कंपैरिजन में इनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और भी ज्यादा फोर्सफुल थी। दोस्तों, आप सभी ने 8th सेंचुरी और 10th सेंचुरी के बीच हुई ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें नॉर्दर्न इंडिया के एक इंपॉर्टेंट सेंटर कन्नौज के डोमिनेंस की लड़ाई हुई। इस स्ट्रगल में 3 पावर्स के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राष्ट्रकूटाज ने बंगाल की पाला डायनेस्टी और मालवा की गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के साथ लड़ाई लड़ी। सदर्न इंडिया में भी उन्हें शांतिपूर्ण वातावरण नहीं मिला। यहां उन्हें पल्लवा किंगडम से पावर के लिए लगातार जूझना पड़ा। खैर, डेक्कन का यह इंपॉर्टेंट एम्पायर 973 CE में अपनी सत्ता खो बैठा। इसकी जगह ली एक और इंपॉर्टेंट डेक्कन एम्पायर ने, जो वेस्टर्न चालुक्याज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेस्टर्न चालुक्याज एंड अदर्स। दोस्तों, वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर ने 10th से 12th सेंचुरी के बीच वेस्टर्न डेक्कन में रूल किया। इनकी कैपिटल थी कल्याणी, जो आज के कर्नाटका के बीदर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके पहले यहां राष्ट्रकूटा डायनेस्टी रूल किया करती थी। 973 में उन्हीं के जागीरदार परमार डायनेस्टी ने उनको डिफीट किया, लेकिन एम्पायर कैप्चर नहीं किया।
जिसके बाद सक्सेशन को लेकर राष्ट्रकूटाज में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इसका फायदा उठाकर ताइलापा II ने वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी की शुरुआत की। गौरतलब है कि ताइलापा II ने इस डायनेस्टी को 6th सेंचुरी की चालुक्य डायनेस्टी का सक्सेसर बताया, जिसके बारे में हमने पहले देखा। वेस्टर्न चालुक्यज के सबसे फेमस रूलर थे सोमेश्वर I, जिन्होंने 1042 से 1062 सीई के बीच रूल किया। उनकी लीडरशिप में ही यह एम्पायर अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। इस डायनेस्टी का रूल 1189 सीई में खत्म हुआ। यह डायनेस्टी चालुक्य एम्पायर और राष्ट्रकूटा एम्पायर जितनी पावरफुल नहीं थी, इसीलिए उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी कम ही था और ना ही वो ज्यादा लंबे समय तक इस रीजन को एकजुट रख पाए। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर के अभाव में जल्द ही उन्हीं के फ्यूडेटरीज ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 10th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक के 200 सालों में डेक्कन कई छोटे छोटे एम्पायर्स में डिवाइड होता चला गया और कई किंगडम्स का राइज हुआ, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट किंगडम्स थे ईस्टर्न चालुक्याज, होयसलाज, यादवाज और कालाचुरीज। इसके बाद 14th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत ने डेक्कन पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, यहां तक तो हमने डेक्कन रीजन में रूल कर रहे इंपॉर्टेंट एम्पायर्स के बारे में देखा, पर वीडियो के शुरुआत में हम जिस ग्लोरी की बात कर रहे थे वो क्या थी? आइए अब हम ये जानते हैं कि इन डेक्कन एम्पायर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे जो इनको अपने सभी कंटेम्पररीज से भी महान बनाते हैं। ग्रेटनेस ऑफ डेक्कन एम्पायर्स। दोस्तों, जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं उसमें डेक्कन का सबसे पहला ग्रेट एम्पायर था चालुक्य एम्पायर। डेक्कन एम्पायर्स की ग्रेटनेस को समझने के लिए हमें उन्हें दूसरे एम्पायर से कंपेयर करना होगा। 6th सेंचुरी से पहले आखिरी मेजर एम्पायर था गुप्ता एम्पायर। अक्सर गुप्ता पीरियड को इंडियन हिस्ट्री की गोल्डन एज कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि टर्क्स के आने के पहले गुप्ता पीरियड इंडिया की रिलीजियस और कल्चरल हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रतीक था, जिसके बाद इंडिया में इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हुआ। यही नहीं, गुप्ताज को इंडियन आर्किटेक्चर, आर्ट, पोएट्री और मिलिट्री पावर का भी पीक समझा जाता है। लेकिन आपको शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन सभी चीजों में गुप्ता एम्पायर अर्ली मिडीवल डेक्कन के कंपैरिजन में फीका है। डेक्कन एम्पायर्स जब अपने पीक पर थे तो नर्मदा रिवर के साउथ के सभी छोटे बड़े राजा और साम्राज्य डेक्कन के किंग्स को अपना ओवरलॉर्ड मानते थे और उन्हें ट्रिब्यूट्स भी पे किया करते थे। इस दौरान डेक्कन के किंग्स को पृथ्वी वल्लभ कहा जाता था, जिसका मीनिंग था लॉर्ड ऑफ द अर्थ। ये एक टाइटल था जिसको चालुक्याज, राष्ट्रकूटाज और उनके सभी सक्सेसर्स ने अडॉप्ट किया। आज हम डेक्कन के इन राजाओं को डेक्कन वल्लभाज भी कहते हैं। इतनी ह्यूज टेरिटरी पर अपना आधिपत्य जमाना सच में काबिल तारीफ है। इसके कंपैरिजन में गुप्ताज का मेन इन्फ्लुएंस केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन्स में सीमित रहा। कुछ हद तक गुप्ताज का कंट्रोल मध्य प्रदेश और गुजरात पर भी था, लेकिन फिर भी उनका इन्फ्लुएंस डेक्कन के किंग्स जितना नहीं था। दोस्तों, गुप्ता एम्पायर को हम आज एक मेजर मिलिट्री पावर के रूप में देखते हैं, तो यह सोचना गलत नहीं होगा कि उन्होंने डेक्कन तक अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने की कोशिश जरूर की होगी। लेकिन जब आप इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो ये पाएंगे कि गुप्ता डायनेस्टी के किंग्स सिर्फ एक ही बार डेक्कन पर अटैक कर पाए। ये एकमात्र अटैक गुप्ता एम्पायर के रूलर समुद्रगुप्ता के रेन में हुआ। अब इसको अगर हम डेक्कन किंग्स से कंपेयर करें तो यहां के कुल 5 किंग्स ने नॉर्थ इंडिया के एम्पायर्स पर अटैक किया। पहले थे राष्ट्रकूटा किंग इंद्र III, जिन्होंने 914 सीई में थ्रोन संभालते ही नॉर्थ की परमार डायनेस्टी पर अटैक कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 916 तक कन्नौज को भी कैप्चर कर लिया था, जो उस दौरान नॉर्थ इंडिया में चल रही ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का मेन कारण था। अगले इंपॉर्टेंट राजा थे चालुक्यन किंग विजयादित्य, जिन्होंने 681 से 696 के बीच गंगा तक के रीजन को इन्वेड किया। भले ही वो बाद में कैप्चर कर लिए गए, लेकिन उन्होंने इस एक्सपेडिशन में कई विक्ट्रीज हासिल की। नॉर्थ इंडिया का कोई भी एम्पायर ऐसा कर पाने में अब तक सफल नहीं हो पाया था। तीसरे राजा थे राष्ट्रकूटा किंग ध्रुव I। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के दौरान ध्रुव गंगा यमुना संगम के तट पर 2 ग्रेट आर्मीज को डिफीट करने में सफल हुए। वो 2 आर्मीज थी गुर्जर प्रतिहार और पाला एम्पायर्स की। चौथे राजा थे राष्ट्रकूटाज के कृष्णा III, जिन्होंने राष्ट्रकूटाज की कम होती ग्लोरी को पुनर्जीवित करने के अथक प्रयास किए।
वो एक महान एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री कैंपेनर थे। नॉर्थ इंडिया में उन्होंने मध्य प्रदेश के कई रीजन्स में अटैक किए, जो उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का पार्ट था। इसके बाद 5वें राजा थे वेस्टर्न चालुक्य के सोमेश्वर। इन्होंने भी मध्य प्रदेश में अटैक्स करके अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने की कोशिश की। डेक्कन के इन 5 राजाओं ने अपनी मिलिट्री स्किल्स का अद्भुत प्रदर्शन किया, जो शायद ही इससे पहले किसी एम्पायर ने कर दिखाया हो। उन्होंने सबकॉन्टिनेंट के बाकी राजाओं को हैरानी में डाल दिया था। गोल्डन एज कहे जाने वाले गुप्ता एम्पायर के खत्म होते ही नॉर्थ इंडिया कई छोटे छोटे किंगडम्स में बंट गया, जैसे परमार्स, चंडेलाज, गाहडवालाज, चाहमनाज एटसेट्रा। 1 सेंचुरी के अंदर ही गुप्ता एम्पायर की लेगेसी खत्म होने लगी। गुप्ता से ज्यादा तो इन छोटे छोटे किंगडम्स ने इंडिया के लिटरेरी और एस्थेटिक कल्चर में अपनी छाप छोड़ी। वहीं दूसरी तरफ डेक्कन के एम्परर्स की एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर और इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि उसकी झलक आप आज के मॉडर्न इंडियन स्टेट्स तक में देख सकते हैं। जैसे तेलंगाना के काकटियाज और कर्नाटका के होयसलाज आज भी यहां के लोगों और रीजनल मेमोरीज में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। ये दोनों डायनेस्टीज एक समय पर डेक्कन वल्लभास की जागीरदार्स ही थीं। इनके अलावा कदंबाज और शिलाहारास भी डेक्कन वल्लभास के ही जागीरदार थे। इन्होंने गोपकपट्टिनम के ग्रेट पोर्ट को फाउंड किया, जिसने आगे चलकर पोर्चुगीज को अट्रैक्ट किया। आज ये जगह ओल्ड गोवा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके इतिहास में कदंबाज और शिलाहारास का ही हाथ है। दोस्तों, आज जब हम साउथ इंडिया के इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें चोलाज का स्मरण जरूर होता है। पॉपुलर इंडियन हिस्ट्री में चोलाज ने चालुक्याज और राष्ट्रकूटाज को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आपको हम बता दें कि चोलाज के इमर्जेंस के पीछे डेक्कन के वल्लभास का ही हाथ था। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। डेक्कन वल्लभास के मिलिट्री कैंपेन्स के कारण ही चोला डायनेस्टी का उदय हुआ। वल्लभास के अटैक्स को डिफेंड करते करते चोला डायनेस्टी के लोग धीरे धीरे वॉर और लीडरशिप में आगे बढ़ते गए और आगे चलकर एक एम्पायर को सेटअप किया। यानी एक तरह से देखा जाए तो डेक्कन एम्परर्स ही चोलाज के प्रेरणा स्रोत थे। दोस्तों, डेक्कन के इन ग्रेट एम्पायर्स ने एक महत्वपूर्ण योगदान और दिया, और वो था इंडियन कल्चर को शेप और इन्फ्लुएंस करने में। हिंदुइज्म का जो रूप आज हम साउथ इंडिया में देख रहे हैं, वो शायद डेक्कन किंगडम के बिना मुमकिन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर देखें तो इस अर्ली मिडीवल पीरियड में मंदिरों में पूजा करना एक नई प्रथा थी, जो मेनली नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती थी। चालुक्य राजाओं ने इस पौराणिक प्रथा को संरक्षण देना शुरू किया। उन्होंने राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिरों में पूजा और तीर्थ यात्रियों का सिलसिला शुरू किया। इस डिसीजन ने मिडीवल साउथ इंडिया के रिलीजियस लैंडस्केप को बदल कर रख दिया। दोस्तों, डेक्कन में डेवलप हुए इस नए कल्चर में एक यूनिक एलिमेंट भी था। वो ये कि यहां पर जैनिज्म भी एक नए फॉर्म में हिंदुइज्म के साथ ही कोएग्जिस्ट करने लगा। मॉनेस्ट्रीज ऑर्गेनाइज करना, टेम्पल्स, पब्लिक रिचुअल्स, पिलग्रिमेज एटसेट्रा, ये सब जैनिज्म में भी फॉलो किया जाने लगा। वैसे तो जैनिज्म एक पीसफुल रिलीजन माना जाता था, लेकिन डेक्कन में डेवलप हुआ जैनिज्म मिलिट्री के काफी क्लोज था। यह साफ दर्शाता है कि डेक्कन के ये एम्पायर्स प्लूरैलिटी की मिसाल थे। रिलीजन की तरह बाकी सभी एस्पेक्ट्स में भी डेक्कन एम्पायर्स ने एक हार्मनी और पीस का माहौल बनाया, जिसके कारण दूर दूर से लोग यहां माइग्रेट करने लगे और कल्चरल एक्सचेंज का सिलसिला शुरू हुआ। वल्लभास की वेल्थ को देखकर कई तरह के आइडियाज और माइग्रेंट्स यहां आने लगे और यहां के लोकल लोगों के बीच घुल मिल गए, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि एक यूनिक डेक्कन कल्चर डेवलप हुई और पूरे इंडिया में इस कल्चर का विस्तार भी हुआ। इस कल्चरल मिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहां का आर्किटेक्चर। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कुछ सबसे पुराने मंदिर हमें यहां देखने को मिलते हैं, जैसे आइहोल का दुर्गा टेम्पल। इस टेम्पल की खास बात यह है कि यहां के आर्किटेक्चर में नॉर्थ और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का बड़ा ही सूझबूझ के साथ किया गया फ्यूजन देखने को मिलता है। जल्द ही डेक्कनीज ने एक नई तरह के आर्किटेक्चर की शुरुआत की, जिसको वेसारा आर्किटेक्चर कहा जाता है। इस आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है कुकनूर, कर्नाटका में लोकेटेड कल्लेश्वरा टेम्पल। धीरे धीरे इस शैली के टेम्पल्स मध्य प्रदेश तक बनाए जाने लगे। टेम्पल बिल्डिंग में एक यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल और डेवलप हुआ, स्टार शेप्ड श्राइन्स का। इस आर्किटेक्चर में मंदिर की वॉल्स स्टार शेप की हुआ करती थीं, जैसे होयसला किंगडम के द्वारा बनाया गया चेन्ना केसवा टेम्पल,
जो आज के कर्नाटका के हासन डिस्ट्रिक्ट में है। इस आर्किटेक्चर स्टाइल को अभी तक कोई भी मैच नहीं कर पाया है। और आखिरी है डेक्कन एम्पायर्स का लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन। यहां के किंग्स ने नॉर्थ इंडिया की संस्कृति को अडॉप्ट किया, जिसके बाद साउथ इंडिया में लिटरेचर तेजी से डेवलप होने लगा। राष्ट्रकूटास ने संस्कृत ग्रामर का यूज करके कन्नड़ा लैंग्वेज की ग्रामर क्रिएट की, जिससे रीजनल लिटरेचर तेजी से डेवलप हुआ, जिसने अगले 1000 सालों तक अपनी छाप छोड़ी। कन्नड़ा इतनी फेमस हो गई कि पहली बार किसी वर्नैक्युलर लैंग्वेज ने कोर्ट कल्चर में संस्कृत के डोमिनेंस को चैलेंज किया। तमिल लैंग्वेज को छोड़कर कई साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के लिटरेरी ट्रेडिशन को सबसे बड़ा पुश डेक्कन एम्पायर्स ने ही दिया। और इस तरह दोस्तों, मिडीवल डेक्कन के 500 सालों का सफर यहीं खत्म होता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी। डेक्कन का इतिहास ऐसी ही कई कहानियों से भरा हुआ है, जिससे आप उनकी ग्लोरी को समझ सकते हैं। कंक्लूजन। भले ही इतिहास के पन्नों में डेक्कन को इतनी तवज्जो न दी गई हो, लेकिन डेक्कन के लोगों के लिए वल्लभास इंस्पिरेशन है। ये उनकी ग्लोरी ही थी कि फ्यूचर एम्पायर्स जैसे डेक्कन सल्तनत और विजयनगर एम्पायर इससे प्रभावित था। उनके टेम्पल आर्किटेक्चर से आदिल शाही सुल्तान ने इंप्रेस होकर चालुक्य कैपिटल कल्याण में कई पैलेसेस का निर्माण करवाया, और ऐसा करके वो खुद को चालुक्यास के गौरव से जोड़ना चाहता था। इतिहास के ये किस्से ये साफ जाहिर करते हैं कि डेक्कन के ये लॉर्ड्स इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग थे। डेक्कन की इस लॉस्ट ग्लोरी को डिटेल में समझने के लिए आप अनिरुद्ध कनिसेट्टी द्वारा लिखी गई लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन पढ़ सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।